आज की कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावनी होने वाली है। अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी डर का एहसास जरूर होगा। ये कहानी करीब 44 साल पुरानी है। सन 1980 में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन उसके पिताजी अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। उसने अपने पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। कमला की मां का तो पहले ही देहांत हो चुका था और वो अपने पिता के लापता होने के बाद अब तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिताजी नहीं मिले तो सभी लोगों ने तय किया कि अब उन्हें ढूंढना बेकार है और उन्होंने आखिर में हार मान ली। इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान रखने वाला वहां कोई नहीं था, इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से कर दी, ताकि कमला का ध्यान रखने वाला हमेशा उसके साथ कोई ना कोई रहे। अजीत ने कमला का उस मुश्किल दौर में बहुत अच्छे से ध्यान रखा। अब वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी थी। कमला अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी में अब पूरी तरह से एडजस्ट कर चुकी थी और वो अब धीरे धीरे खुश भी रहने लगी थी। परिवार के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। उनमें सबसे ज्यादा उसका देवर राजेश। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन जब कमला सो रही थी तो उसे अचानक किसी के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी वहीं सो रहा था। कमरे में उन दोनों के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। उसे वो आवाज फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। वो आसपास सब तरफ देखती है, लेकिन वहां पर कोई भी उसे नहीं दिखाई देता। उसने इसे अपना वहम समझा और वापस चुपचाप सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त वो रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि आवाजें शायद उसके पिताजी की हैं, जो दर्द से चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। कमला अब घबरा चुकी थी और उसने ये बात अजीत और रजनीश दोनों को बताई। दोनों ने ये उसका वहम समझा और उसे कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पिताजी को हद से ज्यादा मिस कर रही है। अब धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी। उसे हर बात पे गुस्सा आने लगा। वो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती थी और अगर उससे किसी चीज के लिए मना कर दिया जाता तो वो उनको बोलती कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस तरह की धमकियां देने लगी। सबको लगा कि अपने पिता को खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा था, लेकिन इन सबके बीच कमला को वो आवाजें अभी भी लगातार आ रही थी। एक दिन वो आवाज कमला को हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। जब उस कमरे में गई तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसे बहुत अजीब सा फील हुआ और उसे करंट सा ऐसा लगने लगा। उसे घुटन भी महसूस होने लगी। अब उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी थी, जो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी। कमला ने घबराकर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था और वो कमरे से बाहर जा ही रही थी कि उसके पैर में कुछ भारी सी चीज आकर लगी। जब कमला ने ध्यान से देखा तो वो एक इंसानी खोपड़ी थी जो उसके पैरों में पड़ी हुई थी। तब कमला ने चारों तरफ देखा कि उस कमरे में कुछ और चीजें भी पड़ी हैं। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और कमरे में हर जगह खून ही खून है। कमला जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो उसे वहां पर एक रखा हुआ खत भी दिखाई देता है। अब कमला ने वो खत उठाया और अब वो उसको पढ़ने लगती है। खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और इसने उनके पुरखों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। कमला को अब एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा था, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वाले उसके साथ में बैठे हुए थे। कमला उन्हें ये सब बात बताने ही लगी कि तभी सब लोगों ने कहा कि वो उन्हें ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया, पर उस रात ने कमला को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं है, बल्कि कमरे के एक कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही है। उसने कमला का नाम चिल्लाया
कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए मदद मांगते हुए कहने लगी, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर वापस लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देने लगी। कमला की शक्ल भी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग अब सफेद होने लगा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए और वो पागलों की तरह अब बर्ताव करने लगी थी। सभी प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन बस हंसती और रोती रहती थी। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाते, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे, जब उन्हें एकदम से अपनी पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी पीठ में कोई नुकीली चीज घुसा दी हो। उन्होंने दर्द में जब पीछे मुड़कर देखा तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून कमला के ससुर के पीठ के अंदर थे। कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे कमरे के अंदर ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर में है ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में गई है। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा और इससे पहले कि अजीत कुछ कर पाता, कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मारकर उनके शरीर का मांस नोचने लगी और फिर उसे खाने भी लगी। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है और डर चारों तरफ पसर जाता है, लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी मां ने कमला को उनके पिता की लाश के साथ उसी कमरे में लॉक कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंदर कमला पागलों की तरह चिल्लाए जा रही थी। वह जोर जोर से हंस भी रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी, मैं सबको मार दूंगी। अजीत की मां को अब समझ आ चुका था कि कमला पर किसी का काला साया पड़ गया है या वो खुद एक चुड़ैल बन गई है जिसे रोक पाना अब शायद संभव ना हो। उस रात उनकी मां अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो रिश्तेदार के घर पहुंची तो अजीत की मां ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक काला जादू है जो उनके घर के पूर्वज करते करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो शापित है और उसी शैतान का साया कमला के ऊपर शायद आ गया है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडीज मिली। अजीत, अजीत के माँ बाप और कमला। सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद से कहीं गायब हो गया था। लोग कहते कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वो किसी को नहीं बख्शती, और अगर कोई उस हवेली में जाने की साहस करता है तो वो उसे जान से मार देती है। इसलिए आज तक उस हवेली में कोई नहीं गया और वो पूरी तरीके से वीरान और खंडर पड़ी हुई है।